चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि इनकम का यहाँ पे मतलब है क्या। इनकम का मतलब सबको पता है, टू अर्न समथिंग। पर यहाँ पे इनकम दो तरीके का है, एक फैक्टर इनकम, एक नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? जो हम लोग चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे अर्न करते हैं। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार हम लोगों का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, इन चारों को हम लोग, जो भी चीज हम लोग को इन चारों की वजह से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। लैंड अगर हम लोग किसी को अपना दे के रखे हैं, वो हम लोगों को रेंट देता है, तो हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम है। तो ये चार बेसिकली हम लोगों का फैक्टर इनकम है। रेंट लैंड से मिलता है, लेबर से हम लोगों को क्या मिलता है, अगर हम लोग किसी के यहाँ लेबर है तो हम लोग को जो मिलेगा वेजेस, वो हम लोग का फैक्टर इनकम है। इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। इन चारों के अलावा, इन चारों को छोड़कर कोई भी और प्रॉफिट होता है, कोई भी और इनकम होता है, तो हम लोग उसको नॉन फैक्टर इनकम बोलते हैं। जैसे कि ये इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो बिजनेसमैन को मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर बाकी कोई इंटरेस्ट है, जैसे बैंक में पैसा रखे और इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, वो सब हम लोगों का क्या है? नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, तो ये हम लोगों का फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम है। नेशनल इनकम में क्या कौन सा इनकम इंक्लूड होता है? सिर्फ फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट, मतलब जब हम लोग नेशनल इनकम देखते हैं कंट्री का कितना नेशनल इनकम है, तो सिर्फ फैक्टर इनकम को लेते हैं, नॉन फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं ले सकते। और आगे फिर क्या बात है? अब हम लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ क्या आता है? प्रोडक्शन करना, उसको कंज्यूम करना और कैपिटल फॉर्म करना। ये कहाँ यूज आएगा हम बताएंगे, पर ये याद रखो हम लोग को सिर्फ तीन काम करना होता है इकोनॉमी में। कोई कुछ बनाता है, कोई उसको कंज्यूम करता है, कंज्यूम करना मतलब खाना या फिर यूज करना। अगर कपड़ा कोई बनाता है तो हम लोग कपड़ा यूज करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं। और कैपिटल फॉर्म करना, कैपिटल फॉर्म करना मतलब बार बार बिजनेस में कैपिटल डालना, इसके लिए सेविंग करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। अब हम लोग का इकोनॉमी दो तरीके का है, एक ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं? जो कंट्री अपने कंट्री के बाहर जाके बिजनेस करता है। जैसे हम लोगों का इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, हम लोग इंडिया के बाहर भी सामान देते हैं और बाहर का सामान को खरीदते भी हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इज ओपन इकोनॉमी। और जो कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ अपने ही कंट्री के अंदर बिजनेस करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, ये तीन चीज को अपने ही कंट्री के अंदर करता है, उसको कहते हैं वो लोग क्लोज्ड इकोनॉमी है।
क्लोज्ड इकोनॉमी बोलकर रियल लाइफ में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आज के डेट में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो ना तो इंपोर्ट करे ना तो एक्सपोर्ट करे, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। सारे ही इकोनॉमी, सारे ही कंट्री ओपन इकोनॉमी है। पर पढ़ा इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों का दोनों चीज है। तो अगर कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच डील्स विद इन द कंट्री, जो भी करता है कंट्री के अंदर करता है। ओपन इकोनॉमी जो इंडिया के बाहर जाके भी काम करता है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब आगे आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो हम लोगों का क्लोज्ड इकोनॉमी है, और कंट्री में दो ही चीज है, एक फर्म है जो प्रोड्यूस करता है और एक हाउस होल्ड है जो कंज्यूम करते हैं। तो कुछ लोग सामान बना रहा होता है और कुछ लोग सामान कंज्यूम कर रहा होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग जो कुछ भी चीज प्रोड्यूस होता है, आज किसी फर्म में या फैक्ट्री में कोई भी सामान प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए लोग कहाँ से जा रहे होते हैं? घर से ही, हाउस होल्ड से ही। आज मेरे घर से, तुम्हारे घर से ही लोग जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हाउस होल्ड ही फर्म के लिए काम करता है। अगर हाउस होल्ड जाकर फर्म के पास काम करता है तो फर्म बदले में उन लोग को क्या देता होगा? फैक्टर पेमेंट। मतलब अगर हम लोग में से कोई लैंड दे रहा है किसी को, तो हम लोग को रेंट मिलता होगा। तो हाउस होल्ड से लोग जाते हैं काम करने और फर्म बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट देता है, वेजेस ये सब देता है। अब हम लोग उसी पैसे से जाकर उसी किसी फर्म का सामान खरीदते हैं, या फर्म में सारे फर्म्स आ गए जो जितने लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम लोग सोचो, इस फर्म में काम करते हैं, उस फर्म से हम लोग को पैसा आया, हम लोग किसी और फर्म में जाकर पैसा दिए, क्योंकि हम लोग को तो सामान खरीदना है। पैसा तो मिल गया, अब सामान खरीदना है। हम लोग हाउस होल्ड से फर्म के पास गए, उन लोगों को सर्विस दिए, वो लोग हम लोगों को फैक्टर पेमेंट किया, हम लोगों को पेमेंट किया, हम लोग काम किए, वो लोग पेमेंट किया। अब हम लोग वही पैसे लेकर वो लोग के पास फिर गए और उन लोगों को फिर पैसा दिए गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए। वो लोग को हम लोग पैसा दिए, वो लोग हम लोग को गुड्स एंड सर्विस दिया। तो यहाँ पे लेन देन कैसे हो रहा है? हाउस होल्ड जाता है फर्म के पास काम करने, फर्म देता है हाउस होल्ड को उसके बदले में पैसे, फिर उसी पैसे को हाउस होल्ड लेकर जाता है फर्म के पास और वही गुड्स खरीद कर ले आता है। तो इस तरह पैसा रोटेट हो रहा है फर्म और हाउस होल्ड के बीच।
तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम उसी सर्कल के अंदर घूम रहा है, फर्म से हाउस होल्ड के हाथ में, हाउस होल्ड से फर्म के बीच में। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों है? अभी हम एक बार भी बात नहीं की है दूसरे कंट्री के बारे में। ये अपने कंट्री में ही हो रहा है, विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही ये हो रहा है, और इसमें सिर्फ दो सेक्टर इन्वॉल्व है, फर्म और हाउस होल्ड। इसलिए दो सेक्टर इन्वॉल्व है, और पैसा वही मूव कर रहा है एक ही सर्कल के अंदर। तो ये था टू सेक्टर का कॉन्सेप्ट। और कुछ टर्म्स है जो बता दे रहे हैं। जब हाउस होल्ड फर्म के पास जाता है तो वो सर्विस दे रहा होता है अपना। जब हम लोग सिर्फ सर्विस देते हैं तो उसको कहते हैं रियल फ्लो हो रहा है। जब हम लोग सिर्फ काम करने जाते हैं फर्म के पास तो हम लोग अपना सर्विस दे रहे हैं, उसको कहते हैं रियल फ्लो, सिर्फ सर्विस देना। पर जब फर्म हम लोगों को पैसे देता है, फैक्टर पेमेंट करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं मनी फ्लो। जब फर्म हम लोगों को पैसे देता है तब हम लोग उसको कहते हैं मनी फ्लो। उसी तरह फिर क्या होता है, हाउस होल्ड वही पैसा लेके फर्म के पास जाता है। फिर जब हम लोग वही पैसा लेकर हाउस होल्ड फर्म के पास जाता है तो फिर हम लोग फर्म को पैसे देते हैं, तो फिर हम लोग के पास से मनी फ्लो हो रहा है। वो लोग हम लोग को क्या दे रहा है, गुड्स। तो वो लोग की तरफ से हो रहा है रियल फ्लो। तो मनी फ्लो कहते हैं जब एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, वो हम लोग के काम करने के लिए हम लोग को पैसा दिया, और हम लोग गुड्स खरीदने के लिए पैसे दिए। तो जब पैसा लेन देन होता है उसको मनी फ्लो कहते हैं, और जब गुड्स और सर्विस का लेन देन होता है तो रियल फ्लो कहते हैं। हम लोगों का थ्री सेक्टर इकोनॉमी। फिर है क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ही है, अभी भी हम लोग बाहर के साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हैं, पर अब तीन सेक्टर इन्वॉल्व है, फर्म, हाउस होल्ड और बैंक। ठीक है, अब टोटल तीन लोग इन्वॉल्व हैं, फर्म, हाउस होल्ड और बैंक। तो बैंक का अब रोल क्या है? देखो, हम लोग जाते हैं फर्म के, हम हाउस होल्ड, हम लोग जाते हैं फर्म के पास काम करने। फर्म हम लोगों को फैक्टर पेमेंट करता है। सोचो, वो हम लोगों को देता है 100 रुपीज। वो हम लोग को कितना दे रहा है? 100 रुपया। हम लोग पूरे 100 रुपए से जाके, रियल लाइफ में हम लोग पूरा 100 रुपए से जाके सामान नहीं खरीदते। हम लोग सामान खरीदते हैं 80 रुपीज से। 20 रुपीज हम लोग सेव करते हैं बैंक में। तो हम लोग क्या किए, 80 रुपीज हम लोग को मिला था, 100 रुपया। हम लोग 80 रुपीज से जाकर गुड्स खरीद लिए और 20 रुपीज बैंक में डाल दिए। ठीक है, अब फर्म पेमेंट कितना किया था? 100 रुपया। उसके पास पैसा बैक कितना आया? 80 रुपीज। तो उसका कैपिटल कम हो गया, फर्म का कैपिटल कम हो गया। तो वो क्या करेगा, अपना कैपिटल उतना ही रखने के लिए बैंक से जाके लोन लेगा।
बैंक से जाके फिर बोरो करेगा, कितना रुपया, 20 रुपीज। तो हम लोग जो हाउस होल्ड वाले जो बैंक में सेव किए 20 रुपीज, वही 20 रुपीज फर्म बोरो कर लिया। अब फर्म के पास फिर से कितना मनी हो गया, 100 रुपीज। 80 रुपीज हम लोग दिए थे हाउस होल्ड वाले और 20 वो बोरो कर लिया। तो उसके पास फिर से 100 हो गया, वो फिर से हाउस होल्ड को 100 देगा, फिर हाउस होल्ड उससे 20 बैंक में डाल देगा, 80 का सामान खरीद लेगा फिर से। तो ये जो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को छोटा कर दे रहा है, मतलब लीकेज कर दे रहा है। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को लीक कर रहा है। कोई भी चीज में अगर हम लोग लीक कर देते हैं तो वो चीज से सामान गिरने लगता है, वो चीज छोटा हो जाता है। तो हाउस होल्ड लीकेज कर रहा है। फर्म क्या कर रहा है, बोरो करके उसमें पैसा डाल रहा है, तो वो इंजेक्शन दे रहा है। तो इंजेक्शन से क्या होता है, कोई भी चीज अंदर चला जाता है, जब हम लोग को इंजेक्शन मिलता है तो दवाई अंदर जाता है। तो उसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ये लीकेज कर रहा है, उससे इनकम कम कर दे रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम छोटा हो जाएगा और ये उसमें फिर से पैसे डालकर उसको बड़ा कर रहा है। तो हाउस होल्ड लीकेज कैसे करता है, सेविंग करके। तो सेविंग की वजह से लीकेज होता है और बोरोइंग्स की वजह से इंजेक्शन होता है। ये हम इस तरह क्यों समझा रहे हैं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बोलता है, बहुत बार तो सिंपल क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टू सेक्टर इकोनॉमी ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी। बहुत बार ऐसे बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी बहुत क्लियर। कितना बार बोलेगा, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्रू लीकेज एंड इंजेक्शन कॉन्सेप्ट, तो भी यही आंसर देना है। बहुत बार बोलेगा, explain the concept of saving and savings and borrowing concept through national income concept। तो उस टाइम माइंड में हम लोग के रहना चाहिए कि लीकेज इंजेक्शन में भी सेम आंसर लिखना है, बोरोइंग्स और सेविंग्स में भी सेम आंसर लिखना है। डायरेक्ट पूछ रहा है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तो भी सेम आंसर देना है। और अंदर पे एक्सप्लेनेशन में ये सारी बातों को लिखना कंपलसरी है। तो बेसिकली इसमें ये हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का साइज छोटा होना नहीं चाहिए, तो सेम साइज रहने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में और कुछ नहीं है। अब ये आ जाता है फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ही है हम लोग। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब अभी भी इंडिया के बाहर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पर फोर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट भी आ जाता है। गवर्नमेंट क्यों आता है, रियल लाइफ में सिर्फ बैंक नहीं होते हैं, हम लोगों को गवर्नमेंट को भी पेमेंट करना पड़ता है टैक्स के तरह। तो अब फिर से स्टोरी स्टार्ट होगा। हम लोग हाउस होल्ड वाले हैं, फर्म के पास काम करने के लिए गए, हम लोग उन लोग को सर्विस दिए, वो लोग हम लोग को कितना दिया, 100 रुपीज। वो हम लोग को 100 रुपीज दिया, हम लोग का ये इनकम है। अब हम लोग इस 100 का करते क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो हाउस होल्ड वालों को सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा, कितना, 20 रुपीज। ठीक है, 20 हम लोग किस में डाल देते हैं, बैंक में। तो खर्च कितना करते हैं, 60 रुपीज। ये खर्च क्या है, हम लोग उसी फर्म के पास जाकर 60 रुपीज दे रहे हैं। तो हम लोग का 100 रुपीज कैसे खर्च हो गया, हम लोग का 100 ऐसे खर्च हुआ कि हम लोग को 100 रुपीज मिला था फर्म से, क्योंकि हम लोग काम किए थे, तो हम लोगों को 100 रुपीज मिला। उसमें से 20 रुपीज गवर्नमेंट टैक्स ले लिया, 20 रुपीज हम लोग बैंक में डाल दिए, जो 60 रुपीज बचा वो फर्म से सामान खरीद कर ले आए। अब फर्म के पास कितना सामान रुपया हो गया, 60 रुपीज, वो दिया था 100, उसके पास हो गया 60 रुपीज। ठीक है, तो अब लॉजिकली क्या होगा, अब गवर्नमेंट का बात अभी खत्म नहीं हुआ। हाउस होल्ड टैक्स दिया था गवर्नमेंट को,
पर गवर्नमेंट भी अपना कुछ काम करवाता रहता है, मेट्रो बनवाता है, फ्लाईओवर बनाता है, रोड बनाता है, डैम बनाता है। ये सब जो सारा काम गवर्नमेंट करवाता है, ये हम ही लोग से करवाता है, मतलब हम वर्कर से ही करवाता है। सिर्फ वर्कर का मतलब जो रोड बना रहा है वो नहीं, इंजीनियर्स भी लगते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी लोग को भी हायर करना पड़ता है, तो उसमें हम सब ही आ जाते हैं, हाउस होल्ड वाले। तो गवर्नमेंट हम लोग से 20 रुपीज टैक्स लिया और हम ही लोग से फिर काम करवाता है। हम लोग से काम कराता है तो फिर हम लोग को पेमेंट करता है। तो वो अगर हम लोग से 20 लिया तो 20 रुपीज काम करा के बैक दे दिया। मतलब हम लोग गवर्नमेंट को 20 दिए थे टैक्स की तरह। गवर्नमेंट हम लोग से काम करवाया, कुछ रोड बनवाया, मेट्रो बनवाया, और हम लोग को ही 20 बैक दे दिया। तो हमारे पास फिर से कितना हो गया था, 80 रुपीज। तो हम रियल में फर्म को कितना दे दिए, फिर से 80 रुपीज। हम लोग के पास 100 रुपीज आया था, हम लोग 20 रुपीज गवर्नमेंट को दिए थे, 20 बैंक में रखे थे और सोचे थे 60 रुपीज से सामान खरीदेंगे। पर तभी गवर्नमेंट भी हम लोगों को 20 दे दिया, क्योंकि हम लोग से ही काम करवाया था, तो 20 हम लोग को बैक दे दिया। हम लोग के पास फिर से 80 रुपीज हो गया। 80 रुपीज से हम लोग फर्म के पास जाके सामान खरीद कर ले आए। अब फर्म के पास कितना हो गया, 80 रुपीज। अब फर्म क्या करता है, फर्म भी तो अर्न किया, कितना अर्न किया था, 80 रुपीज। 80 में वो क्या किया, 20 गवर्नमेंट को दिया टैक्स, क्योंकि फर्म का भी इनकम हुआ, इनकम पे फर्म को भी टैक्स देना पड़ा। तो 80 रुपीज का उसका इनकम पे उसको 20 रुपीज टैक्स देना पड़ा। तो फर्म भी इनकम किया और गवर्नमेंट को 20 दिया। तो ऐसे ही फर्म के पास आया था 80 रुपीज, उसमें उसको 20 टैक्स दे देना पड़ा। फर्म के पास कितना बचा, 60 रुपीज। फिर गवर्नमेंट फर्म से भी तो कुछ काम कराता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करता है, बहुत सारे कंपनीज को हायर करता है ये काम वो काम के लिए, ब्रिक्स ये सब लेने के लिए कंपनीज को हायर करता है। तो फर्म से ही सामान बनवाना पड़ता है उसको, मशीन ये सब बनवाना पड़ता है उसको। तो फर्म को गवर्नमेंट भी 20 रुपीज पे करके कुछ सामान खरीदा। तो फर्म के पास फिर से कितना हो गया, 80 रुपीज। फिर वो वही किया, 20 रुपीज बैंक से बोरो कर लिया, 100 रुपीज हो गया, फिर 100 ऐसे ही रोटेट कर रहा है। तो इस तरह 4 सेक्टर इकोनॉमी में और नया कुछ नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का रोल घुस जाता है। हम गवर्नमेंट का पोर्शन फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग हाउस होल्ड वालों को फर्म से 100 रुपीज मिलता है। हम लोग के माइंड में बहुत क्लियर है, 20 रुपीज सेव करते हैं तो 20 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि हम जो अर्न करता है, जिसका इनकम होता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हाउस होल्ड वालों का इनकम हुआ है तो 20 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को 20 रुपीज टैक्स दे के आ गया। अब उसके हाथ में सिर्फ 60 रुपीज बचा। 20 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, 20 बैंक में सेविंग कर लिया, 60 रुपीज बचा। पर 60 नहीं बचा, फिर से उसका 80 हो गया। कैसे, गवर्नमेंट के पास भी हम लोग दो जगह काम करने जाते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में, एक पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर है फर्म, जो वहां पे प्राइवेट कंपनीज है, वहां से हम लोग को मिला था 100 रुपीज, हम लोग गवर्नमेंट को दे दिए 20 रुपीज। अब कुछ लोग गवर्नमेंट कंपनी में भी तो काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट के पास काम किए, गवर्नमेंट भी हम लोग को पेमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट हम लोग को दिया 20 रुपीज, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम किए, तो गवर्नमेंट भी हमको 20 रुपीज दिया। तो हम गवर्नमेंट को 20 रुपीज टैक्स दिए थे, 20 रुपीज गवर्नमेंट हम लोग को काम करने के लिए वापस दे दिया। तो हम लोग के पास फिर से 80 हो गया। हम लोग जाके फर्म से 80 रुपीज का सामान खरीद लिए, जैसा 3 सेक्टर इकोनॉमी में किए थे। अब ये हुआ हाउस होल्ड का मैटर। वो टैक्स दिया, हाउस होल्ड टैक्स दिया गवर्नमेंट को 20, गवर्नमेंट हम लोग से काम कराया तो हम लोग को पेमेंट भी कर दिया। फिर से वो 20 एक्सचेंज हो गया, हम लोग गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट हम लोग को दे दिया। सेम फर्म के साथ भी हुआ। फर्म के पास अभी कितना आया था, 80 रुपीज, क्योंकि हाउस होल्ड के पास 100 था, 20 तो टैक्स का एक्सचेंज होकर वो लोग के पास तो उतना ही बचा, बाकी सेविंग कर दिया बैंक में।
तो प्रैक्टिकली फर्म के पास कितना गया, 80 रुपीज, क्योंकि जो गवर्नमेंट का मैटर है, हम लोग 20 दिए, गवर्नमेंट भी हम लोग से काम करा के 20 दे दिया, तो 20 हम लोग एक्सचेंज हुआ, बस हम लोग दिए, हम लोग को मिल गया। मेन हम लोग का जो बाकी रुपया था हम लोग के पास आ गया। फर्म का भी सेम हुआ, 80 रुपीज फर्म को हम लोग दिए, क्योंकि 20 हम लोग बैंक में डाल देते हैं, 80 हम लोग गवर्नमेंट को दिए, सॉरी फर्म को दिए, फर्म उसमें से 20 इनकम टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को। अब फर्म के पास तो 60 रुपीज हो गया ना, पर 60 नहीं हुआ, गवर्नमेंट कंपनी से भी कुछ काम कराता है, फर्म से भी कुछ काम कराता है, तो फर्म से भी कुछ काम करवाया होगा और 20 रुपीज फर्म को बैक दे दिया, तो इस तरह फर्म के पास भी 80 रुपीज आ गया। अब वो 20 रुपीज बैंक से बोरो किया, 100 रुपीज हो गया, उससे फिर से प्रोडक्शन किया और फिर से 100 रुपीज वाला साइकिल चलने लगा। अब होता है इसके बाद फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी ही होता है, पर ओपन इकोनॉमी हो जाता है। अब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी ही है, पर सिर्फ ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी होते ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आया, सेक्टर 4 ही है, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और बैंक। तो अब क्या होता है, यही लेन देन हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करने लगते हैं। मतलब अब हम लोग सामान सिर्फ इसी फर्म से नहीं खरीदेंगे, हम लोग के पास जो भी रुपया आएगा, हम लोग कुछ रुपया गवर्नमेंट को देंगे, कुछ अपना अपना कंट्री का सामान खरीदेंगे और कुछ बाहर के कंट्री का सामान खरीदेंगे, मतलब बाहर के कंट्री को पे करेंगे। तो अब हाउस होल्ड का जो भी इनकम है वो कुछ पेमेंट गवर्नमेंट को कर देगा, कुछ पैसा बैंक को दे देगा, कुछ पैसा अपना फर्म को दे देगा और कुछ पैसा इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करना मतलब बाहर के सामान को खरीदना। ठीक है, तो अब हम लोग का पैसा कंट्री के बाहर भी चला गया। अब दूसरा एंगल, कुछ कंट्री हम लोगों से भी सामान खरीदता है, तो एक्सपोर्ट भी होता है। अब वो एक्सपोर्ट कहाँ से, अब वो सामान हम लोग से खरीदेगा कहाँ से, फर्म से। तो हम लोग अगर 20 रुपीज इम्पोर्ट में दे दिए, तो वो उसमें से कोई कंट्री 20 रुपीज का हम लोग से भी सामान खरीदेगा फर्म से। तो इस सर्कल से पैसा निकल के 20 बाहर गया और 20 अंदर आ गया। बाहर कौन निकाला, हाउस होल्ड, 20 इम्पोर्ट कर लिया, हम लोग क्या किए, बाहर के कंट्री से सामान खरीद लिए। हम लोग बाहर के कंट्री से सामान खरीदे तो हम लोग का सर्कल छोटा हो गया, हम लोग इंपोर्ट कर लिए। अब बाहर का कंट्री अगर हम लोगों से सामान खरीदा, मतलब फर्म से खरीदेगा, इंडियन कंपनी से खरीदेगा, तो वही पैसा इंडिया के अंदर वापस आ जाएगा। तो हम लोग इंडिया के पैसे को बाहर निकालते हैं और वही पैसा फिर इंडिया में बैक आ जाता है, तो सर्कल का साइज वही रह जाता है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं रेसिडेंट। रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट एक ही चीज है। अगर हम रेसिडेंट बोले या नॉर्मल रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो इंडिया में रहते हैं उन्हें यहाँ का रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो, तुम लोगों का सिंपल बात है, ये टर्म था, तुम लोग याद रखो। दो तरीके का गुड्स होता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स, एक फाइनल गुड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है जो सामान हम लोगों को पूरा प्रोडक्शन करने में बीच बीच में लगता है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, सोचो हम लोग का एक फैक्ट्री है, क्या चीज का फैक्ट्री है, हम लोग कॉटन का रेडीमेड शर्ट बनाते हैं। हम लोग कॉटन कहाँ से खरीद कर ला, अच्छा, सबसे पहले रॉ कॉटन होता है जो ग्रो किया जाता है कल्टीवेशन के थ्रू। तो रॉ कॉटन को जब ग्रो करते हैं तो वो फार्मर करता होगा,
जब वो फार्मर कॉटन ग्रो करता है तो उसका कुछ कॉस्ट लगता होगा, रुपया लगता होगा, फ्री में तो ग्रो कर नहीं लेता होगा, तो उसको कितना कॉस्ट लगता होगा, सोचो 20 रुपीज। फार्मर का कॉस्ट कितना लगता है रॉ कॉटन ग्रो करने के लिए, 20 रुपीज। फिर हम लोग उसके पास जाते होंगे और वो कॉटन खरीद के लाते होंगे। हम लोग कौन है, फैक्ट्री। हम लोग जाते हैं फार्मर के पास और कॉटन खरीद कर लाते हैं। फिर वो रॉ कॉटन को प्रोसेस करते हैं और कॉटन का शीट बनाते हैं। बहुत बार हम लोग रेडीमेड शर्ट नहीं खरीद कर सिर्फ शर्ट का पीस खरीद कर लाते हैं, तो वो पीस भी मार्केट में बिकता है। तो फैक्ट्री पहले बनाता होगा कपड़े को लंबा लंबा रोल करके, तो हम लोग फिर उस कॉटन से शर्ट बनाते हैं। इस शर्ट नहीं, शर्ट का कपड़ा बनाते, पीस बनाते हैं, तो उसमें हम लोग का कॉस्टिंग लगता है। हम लोग को सिर्फ कॉटन शीट बनाने में 30 रुपीज लग जाता है। कॉटन से, रुई से खाली कपड़ा का शीट, जो कपड़े का हम लोग पीस खरीद कर लाते हैं, वो बनाने में 30 रुपीज और लग जाता है। तो हम लोग फार्मर से खरीद कर लाए पहले, फार्मर को लगा 20 रुपीज, तो सोचो वो हम लोग को 20 रुपीज में ही दे दिया होगा। एक बार उसका प्रॉफिट को हटा दो, सोचो वो, या सोचो उसको 15 रुपया लगता होगा, 5 रुपया प्रॉफिट लगा के हम लोग को बेचा। फार्मर को वो कॉटन ग्रो करने में 15 रुपया लगता है, वो 5 रुपया अपना प्रॉफिट रख के मेरे को कितने में बेचा, 20 रुपीज में। हम कॉटन खरीद के लाए 20 रुपीज में, उसको कॉटन शीट बनाने में और लग गया 30 रुपीज। टोटल मेरा कितना खर्चा हो गया, 50 रुपीज। अब हम उस शर्ट का क्या, अब हम उस पीस का क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पीस ही मार्केट में बेच सकते हैं, या तो उसको शर्ट बनाकर बेच सकते हैं। अगर हम शर्ट बनाकर बेचते हैं तो उसमें और कॉस्टिंग लगेगा, क्योंकि अब कॉटन शीट से फिर से मशीन में डालना होगा और फिर से उसको शर्ट बनाना होगा। तो सोचो हम रेडीमेड शर्ट बना रहे हैं। अब जब हम रेडीमेड शर्ट बना रहे हैं तो मेरा 50 रुपया और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज। तो हम उसमें फिर अपना थोड़ा प्रॉफिट रखे, 40 रुपया, और मार्केट में उस शर्ट को कितने में बेच रहे हैं, 140 में। तो फिर से सिंपल बात क्या है, एक फार्मर है जो कॉटन पहले ग्रो करता है, वो कॉटन ग्रो करने में उसको 15 रुपया लगता है, वो उसमें अपना प्रॉफिट रखता है 5 रुपया और मेरे को बेचता है 20 रुपए में। हम कॉटन खरीद कर लाते हैं 20 रुपए में, उससे सिर्फ कॉटन शीट बनाते हैं, उसमें लग जाता है 30 रुपया, मेरा लग जाता है टोटल 50 रुपीज। फिर उससे हम बनाते हैं शर्ट, शर्ट बनाने में मेरा लग जाता है और 50 रुपीज, टोटल मेरा खर्चा लगता है 100 रुपीज। उसमें हम अपना प्रॉफिट रखते हैं 40 रुपीज, मार्केट में कितने में बेचते हैं, 140 में एक एक शर्ट को। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स है कॉटन शीट। इंटरमीडिएट गुड्स होता है जो बीच में यूज हुआ, जरूरी नहीं बीच में एक ही सामान यूज होता है, बीच में 4-5 चीज यूज होता है, तो सारे को इंटरमीडिएट कहते हैं। मेरे एग्जाम्पल में पहला वाला रॉ मटेरियल है, पहला वाला रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हम लोग के स्टोरी में ही नहीं है, हम लोग के स्टोरी में है इंटरमीडिएट गुड्स। बीच में जितना सामान लगता है सबको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, तो ये है इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा फाइनल गुड्स कौन सा है, कॉटन शर्ट।
तो तीन तरीके का गुड्स होता है, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। हम लोग के सिलेबस में रॉ मटेरियल को लेके पढ़ना नहीं है, इसलिए वो हटा दो। इंटरमीडिएट गुड्स होता है जो फाइनल गुड्स बनाने के लिए काम आता है, मतलब कॉटन शीट। फाइनल गुड्स कौन सा है? जो अल्टीमेट कंज्यूमर लोग खरीदेगा, जो अल्टीमेटली लोग खरीद कर यूज करेंगे। तो ये तीन गुड्स का मतलब है। अब हम लोग जा रहे हैं वैल्यू एडेड। एक और वर्ड हम लोगों को मिलता है, वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट। वैल्यू एडेड का मतलब होता है 140 रुपया में हम लोग जो इसको बेच रहे हैं, इसको प्रॉफिट को हटा दो, सिर्फ कॉस्ट प्राइस को सोचो। ये हम लोगों के प्रोडक्ट का अल्टीमेट कॉस्ट प्राइस है। हम लोग को इसको बनाने में कितना रुपया पड़ा? 100 रुपया। तो हम लोग सिर्फ 100 रुपया ही लेंगे। अगर नेशनल इनकम का बात करें तो इनकम देखो कितनी बार हुआ। पहले फार्मर को इनकम हुआ है 5 रुपया का, और हम लोगों को इनकम हुआ है 40 रुपया का। पर हम लोग एक ही बार इस इनकम लेंगे इस पूरे सामान में, सिर्फ 40 रुपीज एक बार। क्यों? क्योंकि वो जो फार्मर का प्रॉफिट है वो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस है, तो वो इनकम को हम लोग अपना नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। नेशनल इनकम में लेंगे सिर्फ अल्टीमेट प्रॉफिट। बीच में जितना प्रॉफिट ऐड होगा, बीच में जितना कॉस्ट ऐड होगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये 10 आदमी, सोचो कॉटन शीट हम लोग नहीं बनाते, कॉटन शीट कोई और आदमी बनाता है, हम लोग कॉटन शीट खरीद के लाते हैं, तो हम लोग को तो कितना हो जाता? 3 प्रॉफिट हो जाता। एक बार तो फार्मर प्रॉफिट करता है 5 रुपया। कॉटन शीट सोचो अमन बनाता है, तो फार्मर से कौन खरीद के लाया था? अमन। तो फार्मर को प्रॉफिट हुआ 5 रुपया। अमन को कॉटन शीट बनाने में कितना लगा? 50 रुपया। वो मेरे को 50 रुपए में तो देगा नहीं, कम से कम 10 रुपया प्रॉफिट रखेगा। तो रियल में क्या होता? उसको पड़ता है ये सामान, अमन को कॉटन शीट बनाने में लगता है 50 रुपीज। 20 रुपया से फार्मर में खरीद के लाया, 30 रुपया में प्रोसेस किया, उसका कॉस्टिंग पड़ा था 50 रुपया, पर मेरे को कितने में दिया? 60 रुपीज में। ठीक है। अब हमको उसको कॉटन शर्ट बनाने में 50 रुपया लगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 110। तो इसमें 3 बार प्रॉफिट हुआ। फार्मर किया 5 रुपया, अमन किया 10 रुपया, हम किए 40 रुपया। तो नेशनल इनकम में कितना जाएगा? नेशनल इनकम में सिर्फ मेरा प्रॉफिट जाएगा अल्टीमेट। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स का प्रॉफिट जाता है। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट का, रॉ मटेरियल का, ये सब का प्रॉफिट ऐड नहीं होता। नेशनल इनकम में कितना जाएगा? सिर्फ 1। अगर प्रॉफिट बोला जाए तो 40 रुपीज, इनकम बोला जाए तो 150 रुपीज। पर अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो वो क्या बोलेगा? कंट्री में कितना बार इनकम हुआ? पहला इनकम फार्मर को हुआ 20 रुपीज, दूसरा इनकम अमन को हुआ 60 रुपीज, तीसरा इनकम मेरे को हुआ 150 रुपीज। तो टोटल कोई क्या बोल देगा? 150 प्लस 50, 200, 260। कोई बोल देगा नेशनल इनकम तो 260 का हुआ है इंडिया में। इंडिया में टोटल इनकम कितना हुआ? 260। पहले उस फार्मर को हुआ 20 रुपया, अमन को भी हुआ 60 रुपीज, और मेरे को भी हुआ 150 रुपीज। 260 नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम सिर्फ 150 है। क्यों? 150 के अंदर ही घुसा हुआ है 20 और 60 रुपीज। हम लोग का 150 कैसे आया था? उसके अंदर ही तो 20 और 60 घुसा हुआ है, ये टेबल में दिख रहा है। तो अगर हम लोग वो दोनों को दोबारा ले लेते तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। डबल काउंटिंग भी हम लोगों का एक एरर है। अगर कोई वैल्यू एडेड करते वक्त ध्यान नहीं देता है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन नहीं जानता है, तो वो डबल काउंटिंग एरर कर देगा।
मतलब वो 260 नेशनल इनकम ले लेगा, पर नेशनल इनकम सिर्फ 150 होना चाहिए। क्यों? उसके अंदर ऑलरेडी 20 और 60 घुसा हुआ है। इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हम लोग नेशनल इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम का मेथड है ये, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसके लिए मेथड है 3। हम लोग 3 तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला आउटपुट मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड तो बहुत क्लियर है, सब में कंट्री में जितना भी इनकम हो रहा है सबको प्लस कर दो, आ जाएगा। कौन सा इनकम? सिर्फ फैक्टर इनकम, क्योंकि ये बहुत इनिशियली पढ़े हैं बिगनिंग ऑफ द क्लास में कि इनकम मेथड में हम लोग सिर्फ फैक्टर इनकम ही लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लो पूरे कंट्री में कितना फैक्टर इनकम हुआ है और नेशनल इनकम आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम आ जाएगा। अगर सोचो मेरे पास इनकम का डिटेल नहीं है, मेरे पास क्या डिटेल है? मोमिता ने खर्च किया है आज 100 रुपीज, अमन ने खर्च किया है 100 रुपीज, ऑयन ने खर्च किया है 100 रुपीज। तो तुम तीनों ने मिलकर अगर 300 रुपीज खर्च किया है तो किसी का तो इनकम हुआ होगा ना 300 रुपीज। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। तुम सबका खर्चा प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। थर्ड तरीका है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या है? आउटपुट मेथड का दूसरा नाम है वैल्यू एडेड मेथड। ये कैसे करते हैं हम सिंपली तीनों का बता रहे हैं। हम लोग के कंट्री में 3 तरीके का सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शियरी सेक्टर। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। तीन तरीके का सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब जहां जहां प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन फैक्ट्री। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है जितना भी हम लोगों को सर्विस मिलता है, जैसे बैंकिंग सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, वाटर सप्लाई सर्विस। जितना भी तरीके का हम लोग को गुड्स नहीं मिलता है, सामान नहीं मिलता है, हम लोग को सर्विस मिलता है, सर्विस सेक्टर इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर से हम लोग जो भी इनकम करते हैं सबको प्लस कर देना इज आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जैसे सोचो, देखो नेशनल इनकम तो एक ही है। अगर नेशनल इनकम छोड़ो, आज अगर तुम लोग मेरा इनकम कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लो, मेरा इनकम तो जितना है उतना ही रहेगा ना। तो मेथड चेंज हो जाने से इनकम चेंज नहीं हो जाता। सोचो मैं एक बार के लिए लेट करूं, मेरा मंथली इनकम 20,000 है, ठीक है। तो अगर तुम लोग के पास 3 तरीका है मेरा इनकम कैलकुलेट करने का,
पहला सीधे सीधे मेरा इनकम पूछ लो 20,000, वो आ जाएगा। दूसरा तरीका है मेरा इनकम कैलकुलेट करने का, मेरा खर्च देख लो। अगर मेरा खर्च 20,000 है, बैंक में सेव करना भी मेरा खर्चा ही है। अगर हम 15,000 एक्सपेंस करते हैं और 5,000 सेव करते हैं तो मेरा खर्चा 20,000 ही है। तो मेरा एक्सपेंस और मेरा सेविंग्स देख लो, दोनों को प्लस करके मेरा एक्सपेंस मेरा इनकम आ जाएगा। अगर हम 15,000 बाजार में खर्च किए और 5,000 इस मंथ सेव किए तो इस मंथ मेरा इनकम कितना है 20,000, तो मेरा एक्सपेंडिचर से भी निकल जाएगा। मेरा आउटपुट मेथड से देख लो, हम किस सेक्टर के हैं, टर्शियरी सेक्टर, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा सर्विस सेक्टर मेरे से कितना, मेरे को कितना मतलब मेरा कितना इनकम हो रहा है, या तुम लोग सब मुझे कितना पे कर रहे हो, कुछ भी करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम लोग तीनों के ऊपर सम्स दिया जाता है, बोलता है कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसा करके कुछ भी बोल देगा। एक एक करके हम लोग सारा सम भी करेंगे। देखो, हम जो सम दिए उसमें लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट हम लोगों को निकालने बोला है। ये कौन से मेथड का है, वैल्यू एडेड मेथड का है। तो उस मेथड से हम लोग को निकालना है। क्या क्या दे दिया है हम लोगों को, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, डेप्रिसिएशन, बहुत कुछ दिया है। तो लिखो, इस ये फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला के हिसाब से भी लर्न रखो। इसमें हम लिखे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट होता है हम लोगों का जितना रियल में मेरा कॉस्ट प्राइस लगता है फैक्टर को देने के लिए। जैसे सोचो, मेरे पास दो फैक्टर है, लैंड है और लेबर है। लैंड के लिए हम क्या देते हैं, रेंट, और लेबर के लिए हम क्या देते हैं, वेजेस। तो रेंट और वेजेस हम जो पे करते हैं, सोचो रेंट दिए 1,000, ये मेरा क्या है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर लोग को पेमेंट कर रहे हैं तो ये मेरा फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस क्या है, इसमें अगर हम बहुत सारा एडजस्टमेंट कर दे, टैक्स भी जोड़ दे, डेप्रिसिएशन भी, मतलब ये तो मेरा फैक्टर कॉस्ट है। मेरा एक प्रोडक्ट बनाने में क्या लगा, रेंट देना पड़ा मेरे को 1,000 रुपीज, वेजेस देना पड़ा मेरे को 500, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 1,500। ठीक है, ये मेरा फैक्टर कॉस्ट है। इससे अगर हम डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सब लेस कर दे, तो ये है मेरा मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन और टैक्स का काम हम नहीं किए, सब्सिडी भी होता है, सब्सिडी का काम हम नहीं किए। जब हम लोग सिर्फ फैक्टर्स का अमाउंट लेते हैं तो आता है फैक्टर कॉस्ट, उसमें डेप्रिसिएशन, टैक्स, सब्सिडी, ये सब का काम कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो ये वर्ड का मतलब है। इसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, इकोनॉमी, सब्सिडी। सब्सिडी मेरे को मिलता है तो ये मेरे इनकम को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना था, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट 10,500। सब्सिडी मेरा कितना है 200।
उसके बाद इसमें और क्या आता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन करने से मेरा इनकम कम हो जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हम लोग टैक्स पे करते हैं तो मेरा इनकम गिर जाता है। जो जो चीज से मेरा इनकम बढ़ जाता है उसको हम प्लस करेंगे, जो जो चीजों से मेरा इनकम कम हो जाता है उसको लेस करेंगे। यहाँ पे सब्सिडी हम लोगों को मिलता है तो ऐड किया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब ऑब्वियसली खर्च, हम लोग कुछ कंज्यूम करने के लिए खर्च करते हैं तो वो लेस हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं 750। उसके बाद यहाँ पर और कुछ भी नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे याद रहे और कुछ भी हम लोग को नहीं लेना है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के लिए नहीं है।